नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। और मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका हमारे रेडियो लॉयर की आज की इस कड़ी में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट और डिवोर्स के बारे में। विवाह हमारे समाज में सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन भर का वचन माना जाता है। लेकिन जब किसी रिश्ते में तनाव, हिंसा या असहजता इतनी बढ़ जाए कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, तब कानून क्या कहता है? तलाक कब लिया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? और पति पत्नी दोनों के क्या अधिकार है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने और हमें कानूनी रूप से मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अतुल जैन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट और डिवोर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। तो सर, ये हिंदू मैरिज क्या है? देखिए, हिंदू मैरिज टू स्टार्ट विद, यदि हम पुराने समय में जाएं तो एक सेक्रेमेंट था, दो आत्माओं का मिलन था यदि हम फिलॉसफी की बात करें, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जैसे एलिमेंट्स कम होते थे। ऐसा माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो उसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने सुना होगा कि पुराने समय में वाइफ को अर्धांगिनी कहा जाता था। तो अर्धांगिनी का मतलब भी यही होता है। तो इन सब से ये पता लगता है कि प्राचीन समय से ही भारत की कल्चर में शादी को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये सेक्रेमेंट था, शादी करना एक रिचुअल था और कानून जैसी चीजें इसमें नहीं थी। अब समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, क्योंकि सभ्यताएं बढ़ती गई, सिविलाइजेशन ग्रो करते हैं, सोसाइटी ग्रो करती है, तो जरूरत पड़ी कि कोडिफाई किया जाए इसको। हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे सामने, और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के ये जो कोड है ये बताता है कि हिंदू कौन है, किस किस व्यक्ति के बीच में शादी हो सकती है, किसके बीच में शादी नहीं हो सकती, कौन से सर्कमस्टांस में यदि शादी की गई तो वो वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल होगी, मतलब पति या पत्नी में से एक व्यक्ति कोर्ट जा करके उसको नलीफाई करा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब शादी के अंदर जोड़ दी गई हैं एक्ट आने से, कानून आने से, क्योंकि अब हम इस तरह के देश में जी रहे हैं जहाँ पे कानून से सोसाइटीज चलती हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वाला एंगल भी अब आ चुका है। सर, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के डिवोर्स है इंडियन लॉ के अनुसार? देखिए, डिवोर्स यदि हम हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से बात करें तो डिवोर्स का मतलब हुआ यदि किसी की शादी वैलिडली हो चुकी है तो उस शादी का डिसॉल्व करना, यानी वो शादी का बंधन बन गया है उसको कानूनी तौर पर ख़त्म किया जाना। तो जैसा हमने अभी बात की कि डिवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट है, तो क्योंकि शादी को भी मान्यता एक्ट से दी गई है तो अब उसका विच्छेद जो है, मतलब शादी को जो खत्म करना है, उसके लिए भी एक लीगल प्रोसीजर है। तो यदि हम लीगल प्रोसीजर की बात करें तो डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरीके से होता है। पहला है कंटेस्टेड डिवोर्स, जहां हस्बैंड या वाइफ में से एक पिटीशन करता है कोर्ट को कि मुझे इस ग्राउंड पर या इनमें से एक ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स दिलाया जाए। दूसरा तरीका, और जो कि इजी तरीका है, वो होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसके अंदर म्यूचुअली दोनों पति पत्नी कोर्ट में एक एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है और हमारी टर्म्स कंडीशंस आगे की ये हैं। तो ब्रीफली हमने देखा कंटेस्टेड डिवोर्स जहां एक पार्टी फाइल करती है, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स जहां दोनों पार्टीज मिलकर फाइल करती हैं। यदि हम कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करें तो एक पार्टी को कोर्ट में जाने के लिए डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे क्रुएलिटी, कि मुझे मेरी वाइफ या हस्बैंड ने, जो मेरा स्पाउस है, उसने क्रुएलिटी मेरे साथ की है। एडल्ट्री, मेरे हस्बैंड या वाइफ के एडल्टरस रिलेशंस रहे हैं, यानी कि उन्होंने फिजिकल रिलेशंस में एंटर किया है किसी और व्यक्ति के साथ। डिजर्शन, यदि 2 साल से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ को आपको छोड़कर गए हुए हो गए हैं और उनके पास कोई रीजनेबल कॉज ना हो आपसे दूर जाने का, आप डिजर्शन के बेसिस पर जा सकते हैं। साथ ही यदि 7 साल तक किसी व्यक्ति को नहीं सुना गया, देखा गया, पाया गया, तो वो भी एक बेसिस बन जाता है डिवोर्स फाइल करने का। इन सब में जो मेन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड या वाइफ में से एक क्रुएलिटी के बेसिस पर डिवोर्स मांगता है कि मेरे साथ मेरे पति या पत्नी ने मेंटल क्रुएलिटी करी, फिजिकल क्रुएलिटी करी, शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन किया, जैसे मारपीट करना, मेंटल क्रुएलिटी, बहुत ज़्यादा परेशान करना या ऐसी चीज़ कराना जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं एक रिश्ते में,
या फिर फाइनेंशियली क्रुएलिटी दिखाना, यानी कि उनको पैसे ना देना, यदि हस्बैंड है तो वाइफ को वो सरवाइव करने तक के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो क्रुएलिटी सबसे बड़ा कारण बन जाता है जब हम डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करते हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो जनरली 3 से 4 साल का समय लगता है, और जिसने पिटीशन डाली है उसको एविडेंस देकर ये प्रूव करना होता है कि ये ग्राउंड इस तरह से प्रूव होता है और मुझे डिवोर्स इस ग्राउंड के बेसिस पर मिलना चाहिए। उसके साक्ष्य ये हैं, जैसे यदि वाइफ कहती है कि मुझे मारा गया इतने सालों तक, तो कभी पुलिस कंप्लेंट की है या डॉक्टर को दिखाया है या किसी के गवाही वो करा सकती हैं अपने फेवर में। तो इस तरह से कंटेस्टेड डिवोर्स चलता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और एम्बैरेसिंग थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि कोर्ट्स में दोनों ही साइड से ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा लिए जाते हैं जिनका कोई वर्चस्व नहीं होता। अपना केस प्रूव करने के लिए जिसने पिटीशन डाली है वो भी, और डिफेंड करने के लिए जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड या वाइफ है वो भी, इस तरह के सेक्शंस लगा देते हैं जिसमें कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा काम किया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कई बार शर्मिंदगी भरा भी। यदि हम म्यूचुअल कंसेंट से बात करें तो ये एक नॉन एडवर्सरियल तरीका है। इसके अंदर दोनों पार्टीज मिलकर पिटीशन फाइल करती हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन जनरली नहीं होते हैं और टर्म्स कंडीशन डिसाइड होते हैं, जैसे कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, प्रॉपर्टी में कैसे डिवीजन होगा, या कोई पैसे का लेन देन होगा या नहीं, या स्त्री धन का लेन देन होगा या नहीं। तो ये टर्म्स कंडीशन डिसाइड होने के बाद पिटीशन फाइल होती है और फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल होती है मिनिमम जब दोनों पार्टीज को 1 साल साथ रहते हुए से अलग होने के बाद हो गया हो, और उसके 6 महीने बाद सेकंड मोशन पिटीशन फाइल की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग के हिसाब से यदि दोनों पार्टीज में वापसी का यानी समझौते का कोई स्कोप बिल्कुल ना हो तो ये 6 महीने का पीरियड भी वेव ऑफ किया जा सकता है। तो म्यूचुअल कंसेंट का जो तरीका है वो कम शर्मिंदगी भरा है क्योंकि एलिगेशंस नहीं होते। दूसरा, ये एक बहुत छोटा तरीका है, लगभग इनिशिएट करने के 5-6 महीने के अंदर आप डिवोर्स की डिक्री अपने पास ले सकते हैं। तो डिवोर्स के लिए जब भी आप जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं, और मेरी सभी पार्टीज को सलाह ये रहती है कि पहले अपने घर में बैठकर बड़े बुजुर्गों के साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सर, पहले के हिसाब से अब में क्या अंतर है कि डिवोर्स रेट इतने हाई है और इसके क्या रीजन, और आपको क्या लगता है इसका कोई सोशल रीजन है? देखिए, सोशल रीजंस ही ज्यादा हैं। उनमें से कुछ हैं कि एक तो टॉलरेंस लेवल्स खत्म हो गए हैं हमारे समाज में, किसी को कुछ भी सुनना या कहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा क्या था कि पहले जब कभी लेडी का एक्सप्लॉयटेशन होता था घर में वाइफ का, तो वो ये सोच कर डिवोर्स के लिए आगे नहीं बढ़ती थी कि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे वापस लेंगे। तो यही सोचकर काफ़ी लेडीज डिवोर्स के लिए आगे नहीं बढ़ती थी और घर में एक्सप्लॉयटेशन सहती रहती थी। लेकिन अब क्योंकि टाइम के साथ साथ लेडीज के अंदर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है, जॉब्स ज़्यादा करने लग गई हैं विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, तो वो इस तरह की बैड मैरिज में रहना पसंद नहीं करती। और क्योंकि उन्हें पता है कि यदि डिवोर्स होगा भी तो वो अपना गुजारा, अपना सर्वाइवल खुद से कर लेंगे, तो इस वजह से अब शायद डिवोर्स रेट बढ़ा है। प्लस क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बताया कि टीवी में दिखाया जाता है कि पेपर्स लेकर वकील साहब आए और साइन हुए और डिवोर्स ग्रांट हो गया, तो काफ़ी कपल्स ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं डिवोर्स के लिए कि डिवोर्स लेना तो बहुत आसान और सरल और बहुत कम टाइम वाला प्रोसीजर है, और बिना सोचे समझे वो आगे बढ़ जाते हैं। और एक छोटी सी कहावत है कि व्हेन लॉ कम्स फ्रॉम द गेट, लव फ्लोज आउट फ्रॉम द विंडो। जहां आपने सोचा कि मैं डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ूंगा, फिर वापसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो टीवी में देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर डिवोर्स के लिए आगे बढ़ने लग गए हैं लोग, जिसकी वजह से भी डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। प्लस क्योंकि अब धीरे धीरे सजगता आ गई है, कानून बेटर हो गए हैं, आना जाना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, दे हैव बिकम वेरी कॉमन। तो नाउ पीपल दे आर गोइंग आउट फॉर डिवोर्स। और एक चीज जो सबसे बड़ी है वो बताना जरूरी है कि शायद आज से 10, 15, 20 साल पहले डिवोर्सी होना एक टबू था। ऐसा लगता था कि ये कोई स्टिग्मा हो गया है कि घर वालों को कोई क्या कहेगा या हमको कोई क्या कहेगा कि ये तो डिवोर्स ही है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है, कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, तो अब शायद वो शर्मिंदगी अटैच नहीं है डिवोर्स के साथ। तो अब लोग इतना सोचते नहीं है कि मैं डिवोर्स ले लूंगा तो मेरे साथ तलाक का एक शब्द जुड़ जाएगा, तो ऐसा अब ज्यादा लोग सोचते नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि लोग अब डिवोर्स ज्यादा लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी शादी के लिए एक इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन, जब रिश्ता पूरी तरह टूट जाए, के आधार पर एक तलाक को मान्यता दी है। इसका क्या मतलब होता है और क्या अब फॉल्ट ग्राउंड साबित करना जरूरी नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, फॉल्ट ग्राउंड साबित करना अभी भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 में, जिनको लेकर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और जिनको आपको प्रूव करना होता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला हाल ही में, और 2 साल पहले भी लगभग इस तरह का एक जजमेंट आया था, उसके अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट पावर्स में। और उसके अंतर्गत यदि कोई पार्टीज फॉल्ट पर नहीं भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि शायद अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रही है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया मैरिज का, यानी कि अब वापसी नहीं जा सकते, रिट्रीव नहीं किए जा सकते संबंध, तो सुप्रीम कोर्ट ही इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स दे सकता है। लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। हर कपल जिसको लगे कि अब हमारे शादी में समझौते की गुंजाइश नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, और ना ही ट्रायल कोर्ट में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन कोई ग्राउंड है। ट्रायल कोर्ट में आप सेक्शन 13 के ग्राउंड्स में ही जाएंगे, जिसको आप फॉल्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में इस तरह के केस को एंटरटेन कर सकता है। तो सर, जैसे अभी आपने हमारे श्रोताओं को म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बताया, तो कितने टाइम में ये डिवोर्स या वेटिंग पीरियड खत्म होता है? देखिए, 6 महीने का पीरियड जो लॉ में दिया गया था, उसका लेजिस्लेचर का इंटेंट ये था कि फर्स्ट पिटीशन और सेकंड पिटीशन के बीच में दोनों कपल्स को 6 महीने सोचने का टाइम मिल जाए कि क्या समझौता हो सकता है। क्योंकि देखिए, लॉ का कभी भी पर्पस ये नहीं होता कि डिवोर्स को बढ़ाना, तो इसीलिए 6 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब ये देखा गया कि जनरली केसेस 6 महीने बाद सेकंड मोशन फाइल होता ही है और कपल्स वापसी नहीं जाते हैं, तो क्योंकि वो 6 महीने भी बर्बाद ना हो आज के टाइम में, तो इस तरह का प्रावधान किया गया है जजमेंट के माध्यम से कि आप एप्लीकेशन लगाकर आप यदि ये दिखा सकते हैं कि वापसी का, समझौते का कोई स्कोप नहीं बचा है, तो यू कैन गेट दिस 6 months पीरियड वेव्ड ऑफ। सर, जैसे डिवोर्स के टाइम काफी एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या डिजिटल एविडेंस जैसे स्क्रीनशॉट, सोशल मीडिया पोस्ट भी एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल है? देखिए, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया के अलग पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यदि एविडेंस के फॉर्म में हमारे पास हैं, तो कोर्ट्स में इनको यूज़ किया जा सकता है। आज के बदलते हुए माहौल में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हाईवे पर हम लोग हैं, तो जनरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना बहुत कॉमन हो गया है। क्योंकि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले यदि किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ना भी होता था तो मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे। तो आप कैसे मिलेंगे किसी से? आप कभी मिल गए किसी ओकेजन पे, अलग बात है, आप घर चले गए या आपने चिट्ठी लिख दी तो वो पकड़ी गई। तो सोशल मीडिया के आने से, व्हाट्सएप के आने से, जहां पर बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट कॉन्वर्सेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अनडाउटेडली बढ़ावा मिला है। और जो चैट की जाती है या जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं या कोई और मटेरियल एक्सचेंज होता है या कोई फेसबुक पोस्ट है या कोई साथ गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग, तो इसको अनडाउटेडली कोर्ट में क्रुएलिटी का एक रीज़न देकर ग्राउंड बनाया जा सकता है डिवोर्स का। रही बात एडमिसिबिलिटी की, क्योंकि जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, वहीं बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके फर्जी चैट्स या कुछ बना दी जाएं। तो लॉ कहता है कि सेक्शन 63 में आपको बीएनएस में सर्टिफिकेट देना होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सर्टिफिकेट देने से कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं, स्क्रीनशॉट लगाए हैं, चैट्स लगाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाए हैं, इन सब को मेरे इस डिवाइस से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, आईपैड से, कंप्यूटर से लिया गया है। सरल भाषा में बताऊं तो ये डिवाइस मेरे प्रॉपर कंट्रोल में था, मैंने इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की है और जो एग्जैक्टली डाटा था वो ही डाटा मैंने कोर्ट में फाइल किया है। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट एफिडेविट के फॉर्म में कोर्ट में देना होता है, जिससे आप अपने इन व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक पोस्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करते हैं और वो उसको कोर्ट मान्यता देती। सर, डिवोर्स के टर्म में हम 2 टर्म्स सुनते हैं, एक मेंटेनेंस और एलिमनी। तो आप अगर इनकी बात करें, एलिमनी या मेंटेनेंस तय करने के क्या नियम होते हैं? क्या ये सिर्फ पत्नी का हक होता है या पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है? तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 24 और 25
मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 24 है जब केस चलने के दौरान एप्लीकेशन लगाई जाती है कि सिंस केस चल रहा है तो मुझे केस के दौरान एक गुजारा भत्ता दिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया केस खत्म होते होते 3 से 4 साल 5 साल का समय लग जाता है। तो ये बहुत मुमकिन है कि इन 3, 4, 5 साल के दौरान जो सफरिंग साइड है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, उस पर भी मैं आऊँगा, तो उसको अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो जाए। तो सेक्शन 24 कहता है कि केस चलने के दौरान वाइफ या हस्बैंड दोनों लोग एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में ये कह सकते हैं कि दूसरी साइड से मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए, जिससे केस के दौरान मुझे दिक्कत ना हो। 5 साल बाद 4 साल बाद जो केस में रिजल्ट होगा वो होगा, लेकिन मैं तब तक कैसे सरवाइव करूंगा या करूंगी। दूसरा होता है सेक्शन 25 एलिमनी, जिसको हम जनरली बोल देते हैं। परमानेंट एक अमाउंट शादी का विच्छेद होने के बाद, यानी कि डिवोर्स होने के बाद एक अमाउंट ग्रांट कर दिया जाता है, जो कि वन टाइम भी हो सकता है कि अब डिवोर्स हो गया है और ये अमाउंट हस्बैंड को वाइफ को देना होगा। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि कोर्ट्स में हस्बैंड ही वाइफ को एलिमनी या मेंटेनेंस देते हैं, और इसका मेन रीज़न है कि ज़्यादातर केसेस में महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन हाँ लॉ हस्बैंड को भी परमिशन देता है कि यदि वो सफिशिएंट नहीं कमा पा रहे हैं या सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो वो वाइफ से भी क्लेम कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो पति ने खुद की इनकम से खरीदी है, तो डिवोर्स के क्या बाद वो पत्नी उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है? देखिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है लॉ में। जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की 2020 में एक जजमेंट आई थी, उसके अनुसार दोनों पार्टीज को बहुत डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना होता है। यदि साधारण भाषा में बोलूं तो घर में सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी है आपके पास या आपके स्पाउस के पास, उसका हर चीज़ का ब्यौरा आपको देना होता है। आपकी खुद की इनकम, आपके एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज़, साथ ही आपके स्पाउस की इनकम, लायबिलिटी, एसेट्स, डिपेंडेंट्स, आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों पर खर्चा कितना होता है और कौन करता है, किसके पास कस्टडी है, कब से आप लोग अलग रह रहे हैं, और दोनों लोग एफिडेविट के साथ अपने 3 साल की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, बैंक पासबुक्स, पासपोर्ट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स इत्यादि फाइल करते हैं। इसके बाद कोर्ट्स आंकलन करती हैं दोनों के इन एफिडेविट्स को देखकर, क्योंकि लगभग इन एफिडेविट्स में सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। तो कोर्ट्स देखती हैं कि दोनों में से किसका इनकम ज़्यादा है, कौन खर्चा कर रहा है, कौन घर चला रहा है। और जनरली, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वाइफ्स इंडिपेंडेंट कम होती हैं, तो वाइफ्स को ये सब देखकर एक मेंटेनेंस अमाउंट दे दिया जाता है, जो कि केस के दौरान भी मिलता है और केस के बाद भी। इसी एफिडेविट के अंदर प्रॉपर्टी के बारे में भी जिक्र करना होता है, और सारे सर्कमस्टांसिस को देखकर ही प्रॉपर्टी यदि दोनों की मेहनत से दी गई है तो मिलकर उसका बंटवारा भी किया जा सकता है। सर, जब आप बता रहे थे कि डिवोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तब आपने एक टर्म यूज़ करा था स्त्रीधन। तो मेरा सवाल आपसे है, स्त्रीधन क्या है? मतलब ये होता क्या है? तलाक के समय इसे वापस पाने का क्या लीगल प्रोसेस होता है? क्या पति या ससुराल वाले इसे रोक सकते हैं? देखिए, स्त्रीधन स्त्री का वह धन है जो बचपन से लेकर और आज की डेट तक उस स्त्री को मिला। धन के अंदर केवल मनी या करेंसी या लिक्विड पैसा ही नहीं आता, जो गिफ्ट्स हैं, एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं या और भी कोई चीज़ें हैं, शादी से पहले, शादी की सेरेमनी में और शादी के बाद जो उसको उसके मायके वालों ने और ससुराल वालों ने और दोस्तों ने जो भी कुछ दिया, वो सारा कॉर्पस मिला के स्त्रीधन बन जाता है लेडी का। और स्त्रीधन के ऊपर केवल उस लेडी का ही हक होता है खुद का अपना। जो चीज़ उसको दे दी गई, कानून मानता है कि वो उसकी हो गई, वो उसका स्त्रीधन है। जब इस तरह का डिवोर्स केस या कोई और केस चलता है, तो जनरली साथ में पहले जो सेक्शन 498 था सीआरपीसी का, और जो कि अब बीएनएस में सेक्शन 85 हो गया है, उसका केस भी डाला जाता है हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड के घर वालों के ऊपर, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि ये स्त्रीधन मेरा इनके पास है और मुझे दिलाया जाए। साथ में डिवोर्स केस के अंदर भी स्त्रीधन के लिए प्रावधान है। जब हम डिवोर्स केस डालते हैं, उसके अंदर भी हम स्त्रीधन वापस मांग सकते हैं।
सर अगर हम बात करते हैं डिवोर्स की, तो सबसे ज़्यादा असर उसका कहीं ना कहीं हमें बच्चों पे दिखने को मिलता है, क्योंकि एक डिवोर्स के बाद एक लड़ाई होती है कि कस्टडी किसको मिलेगी बच्चों की। तो मेरा सवाल ये है, अगर बच्चों की कस्टडी तय करते समय कोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है, किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ये जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कोर्ट्स का ये मानना है कि पैरामाउंट वेलफेयर कंसिडरेशन होना चाहिए, कि बच्चों का जो वेलफेयर है वो सबसे बड़ा कंसिडरेशन होना चाहिए। जब भी कस्टडी डिसाइड करने की बात आती है तो कोर्ट्स ये देखते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा खुश कहाँ रहेगा। जब भी कोई मैट्रिमोनियल लिटिगेशन होता है तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एक बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं। रोज रोज पेरेंट्स को कोर्ट जाते देखना, घर में प्रॉब्लम्स होना, या यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं, तो लिहाजा उनको एक ही पिता के या माता के साथ रहना होता है। तो ये सब चीजें बच्चों के मस्तिष्क पर काफी असर करती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि काफी मेरे जो डिवोर्स के क्लाइंट्स हैं उनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, और ये केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मैंने काफी कपल्स में ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंट्स इस दौर से गुजर रहे होते हैं उनके बच्चे पूरी तरह डेवलप नहीं कर पाते। तो बच्चों की कस्टडी देते टाइम कोर्ट ये देखती है कि बच्चों का वेलफेयर सबसे ज्यादा कहाँ होगा। क्या माँ के घर पे वो अच्छा ठीक से रह पाएंगे? यदि छोटी बच्ची है, लड़की है, तो जनरली यदि माँ की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है या ऐसे एलिगेशन नहीं है कि मदर का एक्स्ट्रा अफेयर है, मैरिटल अफेयर है, तो जनरली कस्टडी कोर्ट्स माँ को देना पसंद करेगी छोटी बच्चियों की, क्योंकि गर्ल्स को ग्रोइंग एज में एक मदर की जरूरत ज्यादा होती है। यदि ऐसा है कि मदर इज नॉट फाइनेंशियली फिट, तो फिर कस्टडी कोर्ट हो सकता है फादर को दे दे, क्योंकि बच्चों के सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत है, पढ़ाई के लिए, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। कोर्ट सब फैक्टर्स को देखता है, बच्चों से भी बात करता है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी बंद कमरे में बच्चों से बात की जाती है। जजेस खुद उनसे बात करते हैं, उनका मन जानते हैं कि वो कहाँ रहना चाहेंगे। फिर यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स पिता के साथ हैं या मदर के घर में है, क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यदि बात करें तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन कि कंसिडरेशन जो रह जाती है वो है बच्चों का वेलफेयर। दैट इज द मेन कंसिडरेशन। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि तलाक को कम करने या परिवार बचाने के लिए समाज कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें? एज अ लॉयर जब भी मेरे पास कोई केस डिवोर्स के लिए आता है तो मेरा एंडेवर, और यही सेम सिचुएशन कोर्ट्स में होती है, जब भी कोई केस फर्स्ट टाइम कोर्ट में लिस्ट होता है तो हम लोगों का एंडेवर ये रहता है कि हम उनको समझाएं कि आप डिवोर्स के लिए आगे मत बढ़िए। लेकिन क्योंकि आजकल समाज इंडिपेंडेंट हो गया है, लड़के लड़कियां दोनों फाइनेंशियली सोशली इंडिपेंडेंट हैं, इमोशनली डेवलप्ड हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपना डिसीजन चेंज नहीं होता जल्दी से। हमारे काउंसलिंग करने के बाद भी, वी एज अ लॉयर्स वी एक्ट एज काउंसलर्स ऑल्सो, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर वो अपना माइंड चेंज नहीं करते क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा कपल्स को सुझाव ये है कि कल को कोर्ट में लॉयर्स के साथ खड़े होकर अपने स्पाउस के ऊपर एलिगेशन लगाने से बेटर है कि आज आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नहीं होता आपस में सॉर्ट आउट तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, या कॉमन फ्रेंड्स यदि आपके हैं उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि इश्यूज बहुत बड़े नहीं होते। जैसे मैंने पिछले साल सुना कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स इसलिए देने का सोचा क्योंकि वो हनीमून पर गोवा की जगह अयोध्या ले गए थे। तो ये बहुत एक हास्यास्पद सा विषय है, और बहुत छोटी छोटी बातों पर मैंने देखा है कि लोग डिवोर्स के लिए आते हैं, शायद ये सोचकर कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, जैसा टीवी में देखा। तो ऐसा होता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट और एडवाइस सभी को ये है कि डिवोर्स को लास्ट रिजॉर्ट रखें, क्योंकि डिवोर्स लेना भी आसान नहीं है और डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजरना भी आसान नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने घर में सॉर्ट आउट करें, हर चीज़ को डिवोर्स के नज़रिए से ना देखें। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यदि घर में दो सगे भाई भी हैं या एक भाई बहन भी हैं तो उनके बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक लड़की जो कि दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से आई है और एक लड़का जो कि दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड में रहा है, उनके बीच में डिफरेंसेस होना बड़ा ऑब्वियस है। तो इन डिफरेंसेस को समझते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और यदि फिर भी नहीं हो पाता तो मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना ज़्यादा ईजी है। हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को, बूढ़े पेरेंट्स को
जिन्होंने शादी की थी धूमधाम से उनको भी इन्वॉल्व ना करें और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेकर अपनी अपनी लाइफ्स में आगे दोबारा बढ़ने की कोशिश करें। सर, अंत में जाते जाते आपसे आपकी बुक जो आने वाली है हिंदू मैरिज पर, उसके बारे में आप कुछ बताइए, उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी बुक का जो यूएसपी है या मेन फोकल पॉइंट है वो ये है कि जजेस, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व है या जिसके घर परिवार में मैट्रिमोनियल केस चल रहे हैं, ये बुक उन सभी के लिए है, इन चारों कैटेगरीज के लिए है। हर किसी के लिए उसमें रेलेवेंट मटेरियल है। सिंपल भाषा में यदि कोई लिटिगेंट पढ़ना चाहे, लेमैन पढ़ना चाहे जिसका लॉ से कोई वास्ता नहीं है, तो उसके लिए भी इसमें मटेरियल है। जजेस, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी मटेरियल है। और मेरे मन में बुक लिखने का ख्याल क्यों आया कि मैं अक्सर देखता था अपने पेरेंट्स को कि वो डेली टीवी सीरियल देखते थे और ये जो सीन मैं बार बार बताता हूँ कि वकील साहब आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पति का वकील हूँ, मेलोड्रामा करके पेपर्स दिए गए, वो लड़की थोड़ा रोई, उसने उधर से हस्बैंड की तस्वीर दिखाई गई और डिवोर्स हो गया साइन करते ही। ऐसा वास्तविकता से कोसों दूर है, ये बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं होता है। तो ओवर द ईयर्स मुझे लगा कि इस तरह का भ्रमिक एक चित्रण टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, पिक्चर्स में किया जा रहा है और पब्लिक कहीं ना कहीं डिवोर्स का रेट, जैसे हमने डिस्कस किया, बढ़ता जा रहा है पब्लिक में। तो मेरा ये बुक लिखने का मकसद ये था कि हम जनता को ये बता सकें कि डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है जो टीवी में आप देख रहे हैं। तो हल्की सी बात आते, जैसे बोलते हैं ना कि छींक आते ही बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है कि हल्का सा कुछ हुआ और सीधा मैं तो डिवोर्स लूंगा या मैं तो डिवोर्स लूंगी। तो डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या फाइनेंशियल बर्डन्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे लॉयर को अपोज करना है, कैसे अपने पैसे को बचाना है, ये सब को लिखते हुए ये बुक हमने लिखी है। उम्मीद है कि समाज के हर वर्ग को, जजेस, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स को, आम आदमी को ये बुक कुछ सर्व कर पाएगी। और शायद जो कपल्स डिवोर्स के बारे में बहुत जल्दी सोच लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, तो ऐसा शायद इस बुक के आने के बाद नहीं होगा। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी बुक के लिए, और आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो तरंग 90.0 FM, रामलाल आनंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। इस कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने। कार्यक्रम के निर्देशक है प्रोफेसर राकेश कुमार और प्रस्तुतकर्ता थी खुशी। धन्यवाद।